अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुंचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमारे पास 9th क्लास के थर्ड चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से पहले यानी फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसकी डिफाइन इसे कर देते हैं, इसकी डेफिनेशन ही कर देते हैं, बाद में इसे एक्सप्लेन करेंगे। The force that oppose the moving object is called friction। बेटा ऐसी फोर्स जो अपोज करे यानी मुजम्मत करे मूविंग ऑब्जेक्ट यानी हरकत करते हुए जिस्म के खिलाफ इज कॉल्ड फ्रिक्शन। उसे क्या कहते हैं बेटा? फ्रिक्शन कहते हैं। तो अब देखिए हमारा आर्टिकल स्टार्ट यहीं से हो रहा है कि ऐसी फोर्स जो मुजम्मत पैदा कर रही है किसके खिलाफ बेटा? हरकत करते हुए जिस्म। तो हमने नोटिस किया है कि अगर हम एक बाल को बेटा किसी भी फ्लोर पर डाल देते हैं, कुछ टाइम के बाद वो बाल रुक जाती है। या अगर एक साइकिलिस्ट पैडल कर रहा है यानी पेडलिंग कर रहा है, साइकिल को बार बार पेडलिंग कर रहा है तो साइकिल चल रहा है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है अगर वो पेडलिंग को स्टॉप कर दे तो कुछ टाइम के बाद ये होता है कि साइकिल रुक जाती है, यानी जो हमारे पास बाईसाइकिल है वो रुक जाती है। तो वजह क्या है? क्योंकि बेटा जैसे ही हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स इंक्रीज होती है वो हरकत करते हुए जिस्म के खिलाफ मुजम्मत पैदा करती है। जब ये फ्रिक्शन की फोर्स इंक्रीज होती है तो जिस्म क्या हो जाता है बेटा? रुक जाता है। हमारे पास फ्रिक्शन की डिपेंडेंस, वैसे तो बेटा फ्रिक्शन की डिपेंडेंस मैनी पॉइंट्स पर होती है, लेकिन आपकी बुक को फॉलो करते हुए हमारे पास कितने हैं बेटा? टू ही पॉइंट्स है। एक तो हमारे पास है द नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, और सेकंड पर आ जाता है हमारे पास प्रेसिंग फोर्स। कौन सी बेटा? प्रेसिंग फोर्स। अब नेचर ऑफ मीडियम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जिस्म कौन सा है, उसका नेचर क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी यानी पाम को रब करते हैं यानी हथेली को रब करते हैं, अगर एक कारपेट है उस पर आपको क्या फील होता है? अगर उसके बाद आप एक पॉलिश मार्बल फ्लोर पर हाथ फेरते हैं तो आपको क्या फील होता है? उसके साथ अगर आप वही हाथ एक ब्रिक यानी किसी ईंट पर फेरते हैं तो आपको क्या फील होता है? अब डिपेंड किस चीज पर है फ्रिक्शन का? वो है प्रेसिंग फोर्स पर। अगर बेटा आप किसी फर पर हाथ को यानी टाइटली करके रब करते हैं यानी घसीटते हैं तो अगर वो आपके पास कारपेट है तो आपको नर्म और मुलायम फील होगा यानी सॉफ्टली फील होगा। अगर वहीं आप हाथ मार्बल फ्लोर पर करते हैं तो आपको स्मूथली फील होगा। अगर वहीं आप हाथ किसी ब्रिक पर बेटा घसीटते हैं तो प्रेसेंट फोर्स ज्यादा होने की वजह से आपके बेटा हाथ पर रैशेस भी आ सकते हैं, आपको वॉन्ड्स भी यानी जख्म वगैरह भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्सिंग फोर्स जब आप प्रेसिंग फोर्स को इंक्रीज करेंगे साथ में आपके पास नेचर ऑफ मीडियम है, जो भी चीज है उसका जो नेचर है अगर वो नेचर हार्ड हुआ तो उसके साथ आपको क्या फील होगा? इसी के साथ क्योंकि बेटा हमारे पास जब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की तो एवरी सरफेस पर ही फ्रिक्शन पॉसिबिलिटी होती है फ्रिक्शन की। तो हमारे पास होल यूनिवर्स नो स्मूथ सरफेस। तो बेटा जो हमारे पास पूरी यूनिवर्स है इसमें कोई भी हमारे पास ऐसी सरफेस नहीं है जो हमारे पास स्मूथली प्लेन हो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी चीज को देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने व्हाइट बोर्ड है जो आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा कि प्लेन है, हालांकि ये भी प्लेन नहीं है। जैसे हम बेटा सी करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ या माइक्रोस्कोप के साथ तो आपको बेटा दो चीजें नजर आएंगी, फिट्स एंड बम्प्स, यानी बेटा उभार और गड्ढे। अगर इसी तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने दो ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर क्या किया है बेटा? रख दिया है। तो जब आप इसे मैक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं तो आपको इनके दरमियान में इस तरह की कोई चीज नजर आती है जिसे हम बोलते हैं बेटा, ये जो हमारे पास है ये क्या है बेटा?
अब सब पेट्स और बम्प्स जो हमें नजर आ रहे हैं इसे हम बोलते हैं बेटा कोल्ड वेव्स। क्या बेटा? कोल्ड वेव्स, यानी जो हमें उभार नजर आ रहे हैं। तो आप कोल्ड वेव्स की डेफिनेशन कैसे करेंगे? द कंटेक्ट एरिया between two surface from a salt is called cold waves। ठीक है बेटा, यानी ऐसा एरिया यानी कंटेक्ट एरिया जिसमें दो सतहें आपस में मिली हुई है, बिटवीन टू सरफेस ऑफ सॉल्ट, यानी जो इत्तिसाल कर रही है यानी मिली हुई है, जो आपको फील हो रहा है यानी दिखाई दे रहा है, वो हमारे पास क्या है बेटा? कोल्ड वेव्स है। क्योंकि दोनों फैक्टर ही इस पर डिपेंडेंस है। अगर आपके पास नेचर ऑफ मीडियम जो है वो बिल्कुल स्मूथली है, कहने का मतलब यह है कि आपके पास दोनों मार्बल प्लेट्स हैं, तो इनके दरमियान फ्रिक्शन की जो मिकदार होगी हमारे पास यानी अमाउंट होगी वो लेस होगी। ये अपनी जगह से क्या हो जाएंगी बेटा? डिसऑर्डर हो जाएंगी, यानी एक साइड पे गिर भी सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो स्मूथली है। अगर यहाँ पर आप दो ब्रिक्स रख देते हैं, उनके दरमियान कोल्ड वेव्स यानी पिट्स और बम्प्स भी ज्यादा होंगे। इसके कहने का मतलब है दोनों ईंटें एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, वो अपनी यानी जगह से डिसऑर्डर नहीं होगी। अगर इसी की जगह पे आप कारपेट रख देते हैं तो उसमें भी पम्प्स और टिप्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो भी अपनी जगह पर रहेगी। तो कहने का मतलब ये कि कोल्ड बीट जो होता है ना, कोल्ड बीट्स जो होते हैं बेटा, वो हमारे पास क्या होते हैं? उन दोनों ही सरफेस के दरमियान एक ऐसा हमारे पास पॉइंट्स होता है जो ये तय कर रहा होता है कि जिस्म पर फ्रिक्शन जो पैदा हो रही है वो कितनी पैदा हो रही है, कम पैदा हो रही है या ज्यादा पैदा हो रही है या बिल्कुल कम पैदा हो रही है। इसी के साथ हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप इसकी इजी डेफिनेशन कर लें, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन is called force of limiting friction। अब बेटा इसकी डिपेंडेंस क्या होती है, यानी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हमारे पास डिपेंड करता है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है बेटा? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन। किस पर बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की, तो डाउन पर हमारे पास आ जाती है वेट। क्या आ जाती है बेटा? वेट, यानी वजन आ जाता है। तो अपर साइड पर हमारे पास आ जाता है आर, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। यानी बेटा हमारे पास फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। तो इसकी डिपेंडेंस किस पे होती है? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ आर। तो इसके साथ हम डेफिनेशन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द रेशियो बिटवीन force of limiting friction and normal reaction is called कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बेटा इसे जाहिर किया जाता है म्यू के साथ। किसके साथ? म्यू के साथ। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो इसे जाहिर किया जाता है एफ, हमारे पास आ जाता है बेटा एफ इज इक्वल टू म्यू एस, हमारे पास आ गया आर। तो जब आप इसे लेते हैं तो यहाँ पर आ गया आपके पास एफ ओवर आर। ठीक है बेटा, एफ ओवर आर। तो यहाँ पर जब आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं एफ इज इक्वल टू आपके पास म्यू आर आ जाता है। तो यहाँ पर आर आपके पास किसके है बेटा? देखिए मैंने आपको पहले भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि हमारे पास वेट जो होता है वो बराबर होता है mg के। तो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स होती है वो अपोजिट होती है किसके बेटा? वेट फोर्स यानी वजन के फोर्स के। अगर ये हमारे पास W इज इक्वल टू mg है तो हमारे पास r भी किसके बराबर हो जाता है बेटा?
mg के, किसके बराबर हो जाता है mg के। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू आप यहाँ पर लिख देंगे mg, यहाँ पर आ गया म्यू एस, यानी ये हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और उसका आगे हमने फार्मूला लगा दिया। यहाँ पर हमारे पास हो गया बेटा ये किसका फार्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा देखिए बगैर फ्रिक्शन के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं बोर्ड मार्कर की मदद से, बोर्ड और बोर्ड मार्कर के दरमियान फ्रिक्शन है तो बोर्ड मार्कर बोर्ड पर लिख रहा है। अगर हम चल रहे हैं तो हमारे जूतों और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन है तो हम आसानी से चल रहे हैं। इसी वजह से अगर हम बात करते हैं बेटा हवा में, तो अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस यानी वहां पे फ्रिक्शन ना हो तो परिंदे उड़ नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि बगैर फ्रिक्शन के कोई भी चीज हमारे पास पॉसिबल नहीं है। और ये भी क्लियर हो चुका है कि हमारे पास फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास पूरे ही यूनिवर्स में कोई भी सरफेस ऐसी नहीं है जो स्मूथली प्लेन हो और जिस पर कोई हमारे पास पिच और बम्प वगैरह ना हो, यानी गड्ढे या उभार ना हो, क्योंकि बेटा इन्हीं की वजह से ही फ्रिक्शन पैदा होती है। अगर ये ना हो तो फ्रिक्शन पैदा ही नहीं होती, तस्वुर ही नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सरफेस ही नहीं है। अगर ऐसी कोई सरफेस हो भी सही तो आप क्या करेंगे बेटा उस पर चलना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल होगा, आप वहीं पर स्लिप हो जाएंगे यानी गिर जाए। इसके अलावा हमारे किसी भी वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम या किसी भी बेटा डिफिकल्टी का सामना हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें।